हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2 लर्निंग। माई सेल्फ देवेन कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा मैं एसएचएम के कंटिन्यूएशन में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं, दैट इज वेव्स, राइट। और इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करूंगा, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं कि बेटा मैंने एसएचएम 4 पार्ट में ऑलरेडी कवर कर दिया है और अब मैं जो चैप्टर उठा के लाया हूं दैट इज वेव्स। इट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये वो चैप्टर है जो जनरली बच्चे छोड़ देते हैं और मेरा पर्सनली बेटा ये मानना है कि जिन चैप्टर्स को बच्चे छोड़ दे रहे हैं, अगर आपने वो चैप्टर पकड़ लिए तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में एक एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये उन्हीं में से कुछ चैप्टर्स में से आता है, राइट, वेव्स। बेटा ये पूरा का पूरा चैप्टर वैसे तो काफी से डाइवर्स है, मतलब इसमें काफी सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। तो अगर इनको तोड़ करके करेंगे तो दिमाग में लेयरिंग बनाना आसान होगा, याद रखना आसान होगा, क्वेश्चन जब आएंगे तो उन्हें हैंडल करना आसान होगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको अलग अलग 3 to 4 पार्ट्स में करेंगे, बिल्कुल एसएचएम की तरह। अगर आपने एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन के वीडियोस नहीं देखे तो बेटा मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार उन वीडियोस को देख लेना। एक चैप्टर के 4 पार्ट है और छोटे छोटे कंसाइज पार्ट है। 100% आपका पूरा चैप्टर गो थ्रू हो जाएगा, ठीक है। तो आप वो देख लेना, नहीं देखा है तो, और देख चुके हो तो बेटा देन लेट्स स्टार्ट विद द वेव्स पार्ट, ठीक। मैं इसका पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहा हूं विदाउट टेकिंग एनी टाइम। और वो पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बस वेव के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। वेव मतलब बेटा हिंदी में तरंग कहते हैं इसे, राइट। तो बेटा वेव होती क्या है सबसे पहले, तो उसके लिए आप ऐसे समझो कि वेव एक सिस्टमैटिक डिस्टर्बेंस है। क्या चीज है, हम जब वेव की बात कर रहे हैं तो बेटा वेव एक सिस्टमैटिक, राइट, इट्स अ सिस्टमैटिक डिस्टर्बेंस जिसकी हेल्प से बेटा मीडियम के एक पार्ट से एनर्जी और मोमेंटम, सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन यही बन जाता है पहला का पहला कि वेव में क्या प्रोपोगेट करता है, क्या ट्रांसफर होता है। तो बेटा मीडियम के एक पार्ट से एनर्जी और मोमेंटम मीडियम के दूसरे पार्ट में प्रोपोगेट करता है, करेक्ट। तो उस पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस को क्या कह देते हैं, वेव कह देते हैं। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लो बेटा। वेव इज अ सिस्टमैटिक डिस्टर्बेंस, wave is a systematic disturbance with help of which एनर्जी एंड मोमेंटम, अंडरलाइन कर लेना दोनों चीजों को, एनर्जी एंड मोमेंटम इज प्रोपगेटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू द अदर। मतलब किसी भी माध्यम के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बेटा अगर हम संवेग और ऊर्जा का ट्रांसफर करवाते हैं तो उस पर्टिकुलर फिनोमिना या उस पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस को क्या कह देते हैं, वेव कह देते हैं। तो हमें ये तो पता लग गया कि वेव करती क्या है, एनर्जी और मोमेंटम को एक बिंदु या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाती है। मैं बार बार एनर्जी मोमेंटम पे स्ट्रेस दे रहा हूं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि वेव क्या क्या ट्रांसफर कर सकता है। आपका आंसर होना चाहिए लीनियर मोमेंटम, आपका आंसर होना चाहिए एनर्जी, ज्यादा प्रेफर्ड आंसर एनर्जी। क्लियर हो गई मेरी बात। अब बेटा आगे बढ़ते हैं कि वेव्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उसको समझने के लिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट बनाया, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, तो थोड़ा आराम से पेशेंस से सुनना। सबसे पहले वेव क्या होती है वो पता चल चुका है, एनर्जी मोमेंटम को ट्रांसफर करती है। ये 3 तरह से क्लासिफाई कर दिया मैंने, ठीक, 3 तरह से। कौन कौन से तरह से क्लासिफाई कर दिया, एक तो बेटा हमने उठा लिया मैकेनिकल वेव, ठीक, एक हमने कौन सा उठाया मैकेनिकल, दूसरा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और तीसरा कौन सा, मैटर वेव्स। ये जो मैकेनिकल वेव है बेटा ये वो वेव है जिससे क्या चाहिए होता है, जिसे प्रोपोगेशन के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, मीडियम यानी कि माध्यम। इसे बेटा यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। तो मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव है विच रिक्वायर्स अ मीडियम, बिना मीडियम के नहीं प्रोपोगेट करती। आप बोलोगे सर पहले एग्जांपल दो। मैंने कहा जो मैं अभी बोल रहा हूं वो आपके कानों तक जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि बेटा बीच में मीडियम था। तो साउंड आप तब सुन सकते हो जब मीडियम है, यानी कि साउंड वेव किसका एग्जाम्पल है, मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है। समझे बात को। तो वो मीडियम है तो प्रोपोगेट करेगा। वैक्यूम में मैं चिल्लाता रहूं आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। समझ गए बात को। ये हो गई मैकेनिकल वेव। कौन सी, जिसे क्या चाहिए हो, मीडियम चाहिए हो, ठीक है सर, इतना समझ आ गया। दूसरी तरह की वेव है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब विद्युत चुंबकीय वेव्स, राइट। बेटा इन्हें किसी भी मीडियम की आवश्यकता या रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब दिस डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, इसे नहीं चाहिए होता। आप बोले सर एग्जांपल बताओ, जैसे इसमें साउंड का बताया था। आप लाइट को देखो, सनलाइट कहां से आता है, सन से अर्थ तक, बीच में कुछ है, कुछ नहीं है, पूरा वैक्यूम है, मतलब फिर भी लाइट आ रही है, मतलब इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। बोले हाँ सर अब बात समझ आ गई, ठीक। तीसरा बेटा ये जो मैटर वेव्स है ना, ये ऐसे समझ लो कि ये कुछ ऐसी वेव्स होती है जो सर्टेन एलिमेंट्री रिएक्शंस के वक्त निकलती है।
हमको इससे ज्यादा लेना देना है नहीं, ज्यादा लेना देना है नहीं, जस्ट बता दिया कि ड्यूरिंग सर्टेन रिएक्शंस, जैसे रेडियो एक्टिविटी में कुछ कुछ डीकेज होते हैं, उसके अंदर कुछ कुछ जगह बेटा मैटर वेव्स निकल के आती है। ठीक है, अब देखो समझना काम की बात, ये चैप्टर अपने को अभी पढ़ना है, ये आपका 12th का पूरा एक चैप्टर है जिसका नाम क्या होता है, ईएम वेव। और बेटा वेटर मैटर वेव से हमें अभी कोई लेना देना नहीं, ये बिल्कुल हायर स्टडीज में आएगी। बात खत्म हो गई, तो अपने काम का क्या रहेगा, मैकेनिकल। तो अब इसको थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं। बोले ठीक है सर, यहां तक हमको समझ आ गया। अब देखो बेटा मैकेनिकल वेव जो है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। बेटा नाम से ही पता चल जा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ, यानी कि जब कभी भी पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट करे कि इसका डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन बेटा वेव के डायरेक्शन के अलोंग हो। देखो यहां पर जो वेव है ना, ये आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, आगे की तरफ, और ये जो पार्टिकल है बेटा ये भी इसकी लेंथ के अलोंग क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। करेक्ट, तो इस तरह की जो वेव्स होती है बेटा, इन्हें हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो व्हेन पार्टिकल ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ठीक है, इसके अंदर बेटा देखो किस तरह से काम होता है, इसके अंदर रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के फॉर्म में काम होता है। रेयर फ्रैक्शन बोले तो बेटा जब दूर दूर हो जाएंगे पार्टिकल्स, तो इसे क्या बोल देंगे, रेयर फ्रैक्शन। ठीक, और बेटा वहीं पे अगर पार्टिकल पास आ जाएंगे तो इसे क्या बोल देंगे, कंप्रेशन। समझ गए बात को। तो ये क्या कहते हैं, पार्टिकल दूर जाते हैं फिर पास आते हैं, फिर दूर जाते हैं फिर पास आते हैं। तो बेटा इस तरह का जब भी ऑसिलेशन हो रहा है या वेव ट्रांसमिशन हो रही है तो उसे क्या कह देंगे हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल वेव कह देंगे। बेटा इसी तरह से अगर मैं ट्रांसवर्स की बात करूं तो ट्रांसवर्स में देखो बेटा नाम से पता चल रहा है कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है बेटा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट होना है। यानी अब की बार अगर देखेंगे तो ये जो वेव है बेटा ये आगे की तरफ जा रही है, यानी आगे जा रही थी, और पार्टिकल अपना ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ठीक है बेटा, तो जब कभी भी पार्टिकल परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करे तो वेव बनेगी ट्रांसवर्स, और अलोंग द डायरेक्शन करे तो वेव बनेगी लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है बेटा, इसके अंदर हम लोग किसकी टर्म में बात करते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ। यानी ये जो ऊपर वाला पार्ट है जहां रेयर फ्रैक्शन था वहां यहां पे क्या आ जाएगा, क्रेस्ट, और बेटा नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, ट्रफ। बात समझ आती है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई सबको कि हम लोग जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव की बात करें उनका बेसिक डिफरेंस क्या है। फिर आप ये भी तो पूछ सकते हो कि सर इनका डिफरेंसेस के साथ साथ एग्जांपल भी बता दो जरा। तो बेटा ये जो एग्जांपल है ना लॉन्गिट्यूडनल वेव का, राइट, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का बेटा बहुत अच्छा एग्जांपल कौन सा है अपने पास, साउंड वेव। साउंड वेव एक्चुअल में क्या होती है बेटा, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। इनफैक्ट ये बेटा प्रेशर वेव भी कहलाती है, प्रेशर वेव। क्यों, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स पास या दूर आते हैं ना तो प्रेशर भी कम और ज्यादा होता है। ठीक, ज्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा बेटा ट्रांसवर्स वेव का जो एग्जांपल है ना, दैट इज वेव ऑन अ स्ट्रिंग। एक रस्सी लो, उसका एक एंड पकड़ो और उसके अंदर एक झटका दे दो, तो ये वेव ऐसे करते जाएगी ना बेटा। वो बेसिकली किस तरह की वेव है, वो एक तरह की ट्रांसवर्स वेव है। या एक पत्थर लिया और पानी में फेंक दिया, तो पानी में फेंकते तो फिर एक साथ ऐसे लहरें ऊपर और नीचे होती है ना, तो बेटा वो भी किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। समझ गए मेरी बात को। तो वेव्स ऑन वाटर भी बोल सकते हो, वेव्स ऑन स्ट्रिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी तक देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि वेव क्या करती है, एक डिस्टरबेंस है जिसके अंदर एनर्जी और मोमेंटम एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जाता है। बोले ठीक है सर, इस पे एक सवाल आ सकता है। दूसरा टाइप्स ऑफ वेव समझ आ गया, मैकेनिकल जिसे मीडियम चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसे मीडियम नहीं चाहिए, मैटर जो कुछ रिएक्शन बनती है अपने किसी काम की नहीं। इसके अंदर मैकेनिकल बेटा दो तरह की होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल जिसमें लेंथ के अलोंग, यानी लेंथ बोले तो डायरेक्शन ऑफ वेव के अलोंग पार्टिकल ऑसिलेट करता है। ठीक, उसके बाद ट्रांसवर्स का मतलब जब पार्टिकल ऑसिलेट करे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल साउंड वेव, राइट। ट्रांसवर्स का एग्जांपल वेव ऑन अ स्ट्रिंग या वेव्स ऑन वाटर सरफेस। तो अभी तक मैंने ये क्लासिफिकेशन बताया। अब बेटा आप मेरे दिमाग मतलब आपके दिमाग में घंटी बज जाएगी, सर क्वेश्चन कैसे आएगा थ्योरेटिकल। तो देखो क्वेश्चन एक तो ये आ जाएगा कि पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करता है कैसे नहीं करता, ठीक है। दूसरा आपको एग्जांपल के बारे में बोल देगा, भाई ये एग्जांपल दिया बताओ ये किसका है। और तीसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बेटा अब उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं ये सब हटा दे रहा हूं और काम की बात सुनना अब, ठीक। तो बेटा काम की बात ये है कि
कि आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि मैकेनिकल वेव को प्रोपोगेट कराने के लिए मीडियम में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। भाई आप ही ने तो कहा मीडियम चाहिए, तो पूछेगा मीडियम की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो बेटा मैकेनिकल वेव के लिए जो मीडियम है उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास सबसे पहले इलास्टिसिटी होनी चाहिए। अरे अभी अभी तो आपने बोला कि पास आते हैं दूर जाते हैं, पास आते हैं दूर जाते हैं, तो इलास्टिक होना चाहिए, नहीं तो तोड़ देंगे एक दूसरे को। करेक्ट, तो यानी सबसे पहली बात तो इलास्टिसिटी। और बेटा दूसरा अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट इज इनर्शिया। इनर्शिया बोले तो मास। करेक्ट बेटा, इनर्शिया और इलास्टिसिटी अगर मीडियम में है तो अपनी ये मैकेनिकल वेव प्रोपोगेट करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। बोले ठीक है सर, अब ये बात समझ आ गई कि इलास्टिसिटी और इनर्शिया है अगर मीडियम में तो फिर मैकेनिकल वेव प्रोपोगेट करेंगे। बोले ठीक। और आगे देखो दूसरे तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे बोलेगा लॉन्गिट्यूडनल वेव किस मीडियम में जा सकती है और ट्रांसवर्स किस मीडियम में जा सकती है। तो बेटा जब आप साउंड की बात करते हो तो साउंड लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल था लिक्विड, सॉलिड, गैस, तीनों में। यानी कि अगर इसकी बात करें तो बेटा लिक्विड, सॉलिड एज वेल एज गैस, तीनों के अंदर काम करेगी। कौन सी वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव। बोले ठीक है सर। और बेटा अगर ट्रांसवर्स की बात करते हो तो ये या तो सॉलिड्स के अंदर होती है, जैसे वेव ऑन अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के अंदर झटका दिया, तो बेटा ये किसके अंदर होगी? एक तो सॉलिड्स, ठीक, और बेटा या फिर लिक्विड के सरफेस पे। अभी भी बताया था ना ओशियन वेव जो होती है ना, सरफेस पे लिक्विड पे पत्थर फेंकोगे फिर ऐसे ऐसे बेटा जो वेव जनरेट होती है वो बेसिकली किस नेचर की होती है? ट्रांसवर्स। और बेटा वो कहां पे होती है? लिक्विड के सरफेस पे। लिक्विड के अंदर कभी नहीं मिलेंगी आपको, लिक्विड के सरफेस पे। लिक्विड के अंदर कभी नहीं, लिक्विड के सरफेस पे। यानी कि अगर आप ट्रांसवर्स वेव की बात करोगे तो सॉलिड्स और लिक्विड के सरफेस, लॉन्गिट्यूडनल की बात करोगे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के अंदर इक्वली प्रेजेंट होगी। आई होप बेटा ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो यानी कि अपने को दूसरा क्वेश्चन भी समझ आ गया। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन बेटा, कभी कभी आपसे ये भी पूछता है कि ट्रांसवर्स के अंदर एडिशनल कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो हम देखो ट्रांसवर्स में पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाते हैं ना, तो ऐसे जाते हैं, ऐसे, तो एक दूसरे को शेयर करते हुए जाते हैं, इसलिए शेयर मॉड्यूलस होना मैंडेटरी है। यानी कि जब आप ट्रांसवर्स वेव की बात करते हो तो बेटा इसके पास क्या होना चाहिए? शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। समझ गए बात को? अगर शेयर स्ट्रेस ये बियर कर सकता है तो बेटा ट्रांसवर्स वेव चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। इसीलिए लिक्विड और गैसेस के अंदर नहीं होती ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस में शेयर मॉड्यूलस नहीं होता, वो शेयर बियर नहीं कर सकते। पानी पे जैसे ही फोर्स लगाओगे टेंजेंट के लॉन्ग, पानी बह जाएगा। समझे मेरी बात को? जिसने एक बार भी बेटा ये चैप्टर पढ़ा हुआ है और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आया, वो मेरी हर बात को लिंक कर पा रहा होगा और उसकी इंपॉर्टेंस को लिंक कर पा रहा होगा। जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है उसको कुछ कुछ चीजें लगेंगी, सर ये बीच में शेयर कहां से आ गया। करेक्ट, बट बेटा जिसने पढ़ा है उसको पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। करेक्ट, तो मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरह के क्वेश्चंस बेटा पूछे जा सकते हैं, राइट, इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, राइट, किस किस तरह के क्वेश्चंस थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल का तो खैर अभी पॉइंट ही नहीं है, मतलब वो तो अभी आएगा ही नहीं, राइट। तो मैं एक काम करता हूं, एक बार आपको ना लिखवा देता हूं प्रॉपर्ली समराइज करके, आप एक एक करके अपनी कॉपी में लिख लेना बेटा इस पार्ट को। ठीक, पहला पार्ट तो बेटा आपसे ये पूछा जा सकता है कि मैकेनिकल वेव के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज चाहिए मीडियम की? इलास्टिसिटी, इनर्शिया। एक क्वेश्चन डन। अच्छा, दूसरा आपसे बोला जाएगा बेटा क्वेश्चन कि लॉन्गिट्यूडनल वेव किस में ट्रैवल करती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। क्वेश्चन डन। फिर आपसे बोला जाएगा ट्रांसवर्स वेव कहां ट्रैवल करती है? सॉलिड्स एंड सरफेस ऑफ लिक्विड्स। क्वेश्चन डन। ट्रांसवर्स वेव के लिए कौन सी एडिशनल प्रॉपर्टी चाहिए होती है? शेयर मॉड्यूलस। क्वेश्चन डन। ठीक, इसके अलावा आपसे और क्या पूछ सकता है? आपसे बोल सकता है कि भाई ये बताओ कि जो लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल क्या होगा? साउंड वेव। बढ़िया एग्जांपल है, डन। इसके अलावा आपसे बोलेगा ट्रांसवर्स का एग्जांपल, वेव ऑन अ स्ट्रिंग एंड वेव ऑन वाटर सरफेस। क्वेश्चन डन। आई होप आई एम वेरी क्लियर कि कौन कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आखिर में बोल सकता है कि वेव क्या कैरी करता है? एनर्जी एंड मोमेंटम। क्लोज्ड। अभी तक जो कुछ भी पढ़ा था ये लास्ट के 5 मिनट में मैंने पूरा समराइज कर दिया। अब मैं बेटा इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे जा रहा हूं कि न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, लेट्स गो देयर बेटा। चलो
तो बेटा न्यूमेरिकल को समझने के लिए देखो हमने क्या किया है ना, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल बनता है बेटा वो बनता है स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग, यानी एक स्ट्रिंग के ऊपर है ना बेटा ट्रांसवर्स वेव अगर जा रही है तो उसकी स्पीड कितनी होती है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि भाई मैंने कहा लेट्स से ये एक रस्सी मेरे पास है, ये डायग्राम में आदमी दिख रहा है ना ये वाला, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक रस्सी पकड़ता है और उसके अंदर एक जर्क देता है, तो इसमें एक वेव प्रोपोगेट करनी शुरू करती है। तो हमने ये कहा कि भाई ये जो वेव प्रोपोगेट कर रही है, अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे क्या चाहिए, वेव की स्पीड चाहिए, तो बेटा ये जो वेव की स्पीड होती है इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है बेटा, बस आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, दैट इज रूट टी बाय म्यू। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे टी क्या है और म्यू क्या है, तो बेटा यहाँ पे अगर मैं टी की बात करूं तो टी का मतलब होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग, कहां पे, जिस पॉइंट पे आपको स्पीड निकालनी है वहां की टेंशन। इसके अलावा बेटा अगर आपसे बोले म्यू का क्या मतलब है, ये तो बेटा और ही आसान है, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, आप लीनियर मास डेंसिटी भी बोल सकते हो, ठीक है बेटा। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसमें एक तो क्वेश्चन यही बन जाएगा रूट टी बाय म्यू पे, और बेटा कभी कभी इसे ये मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, मॉडिफाई करते हैं। कैसे करते हैं मैं समझाता हूं। आपको बोलेगा टी तो टी है, इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे, ये जो मास पर यूनिट लेंथ है ना इसे लिखेंगे m बाय n, ठीक। फिर क्या करेंगे, m को हटा देंगे और मास को लिख देंगे बेटा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, करेक्ट। अब आप खुद देखो बेटा, यहाँ से लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इफेक्टिवली जो v का फॉर्मूला है बेटा ये निकल के आ जाएगा t बाय रो a, और बेटा कभी कभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या देते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो इफेक्टिवली आपसे तीन न्यूमेरिकल यहां बन गए, टी और म्यू देता है तो v, टी रो और ए देता है तो एक फॉर्मूला बन गया, और टी रो और आर देता है तो एक फॉर्मूला बन गया। तो इफेक्टिवली तीन तरह के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तीनों तरह के न्यूमेरिकल डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड बनेंगे, आपको वैल्यू पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। मैं इसका थोड़ा सा एक अच्छा सवाल लेता हूं, एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूं जो बहुत ही कॉमन है, कन्वेंशनल है और बहुत बार पूछा जाता है, राइट। तो लेट्स टेक दैट एग्जांपल। आप सबसे पहले क्या करोगे, आराम से खुद से सॉल्व करोगे, उसके बाद सोल्यूशन चेक करना बेटा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आपको स्पीड बतानी है। देखो क्या बतानी है आपको, स्पीड, वो भी एक वेव पल्स की जो ट्रैवल कर रहा है स्ट्रिंग पे, और कब बतानी है बेटा, व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पॉइंट। यानी एक काम करते हैं, x फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पॉइंट बोल रहे हैं ना, ठीक। तो देखो यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है बेटा, यहां मान लेते हैं। तो कुल मिला के क्या करेगा, जब ये x डिस्टेंस पे बॉटम पॉइंट पे, तब इसकी स्पीड बतानी है, यानी कि इस इंस्टेंट पे स्पीड बतानी थी। बोले ठीक है, करते हैं शुरू। बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि वेव जो स्पीड है उसका फॉर्मूला है बेटा टी बाय म्यू। तो आपके दिमाग में घंटी बजी चाहिए कि सबसे पहले टी का वैल्यू तो पता करूं, करेक्ट। तो देखो टी का वैल्यू कैसे पता करोगे, टी का मतलब इस पॉइंट पे टेंशन, ठीक। मैं कह रहा हूं बेटा ये जितनी भी स्ट्रिंग है, ये वाला पार्ट, क्या इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं। आप अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, आराम से समझना, तो इस पार्ट का जो मास आएगा बेटा वो क्या m बाय एल इंटू एक्स आएगा। आप बोलोगे सर कैसे, एकदम यूनिटरी मेथड बता रहा हूं। l लेंथ का मास कितना, m, l लेंथ का, तो यूनिट लेंथ का कितना आएगा बेटा, m बाय एल। तो x लेंथ का कितना आ जाएगा, x लेंथ का आएगा बेटा m बाय एल इंटू एक्स। ये बिल्कुल वैसे ही है कि 10 केले 100 रुपए के, तो एक केला कितने का, 10 रुपए का, तो 5 केले कितने के, 50 रुपए के। समझ गए, बिल्कुल वैसे। तो हमने यहां से क्या निकाल दिया, मास निकाल दिया। ऊपर क्या लग रहा था बेटा, इसमें टेंशन टी लग रहा था, नीचे क्या लगेगा, ये वाला मास इंटू जी, यानी एम एक्स जी बाय एल, करेक्ट। और बेटा ये तो रस्सी जहां है वहीं की है, बधी हुई है, इक्विलिब्रियम में, तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। यानी इफेक्टिवली अगर देखेंगे अपन बेटा, तो इफेक्टिवली ये जो टी आएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा, देखो आराम से समझना, एम एक्स जी बाय एल, ठीक है। और बेटा म्यू अभी भी कितना बताया था, m बाय एल। अब आप इफेक्टिवली देखोगे बेटा, तो m बाय एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इफेक्टिव जो स्पीड निकल के आई बेटा, वो निकल के आ गई रूट एक्स जी। दिस इज बेसिकली द स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव इन अ स्ट्रिंग। कब, जब वो बॉटम से कितने डिस्टेंस पे आ जाए, x डिस्टेंस पे आ जाए, ठीक है बेटा। बोले ठीक है सर, यहां तक बात समझ आ गई। अब देखो जैसे ही आपको बेटा वेव स्पीड आती है, आपसे ये भी पूछा गया कि भाई हमें तो टाइम भी बता दो कि ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगेगा। हमने कहा लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऊपर तक जाने का टाइम भी निकाल देते हैं, ठीक। बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बेटा, बस सुनना है आराम से। आप सोचो कि अगर मुझे टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए क्या मैं, जो ये v है,
ये जो v है यानी कि रूट एक्स जी, क्या इसको बेटा मैं dx बाई dt बोल सकता हूं? बोले बिल्कुल बोल सकते हो सर, पढ़ा है ना, स्पीड बराबर dx बाई dt। अब बेटा यहां से अगर देखोगे तो क्यों ना मैं dx बाई रूट एक्स को नीचे लेके चले जाऊं, मतलब रूट एक्स को, और आपके पास क्या बच जाएगा, रूट जी dt बच जाएगा। बोले ठीक है सर। अब दोनों तरफ बेटा क्या कर दो, इंटीग्रेट, कहां से कहां तक, इसको कर देंगे बेटा 0 से लेके l तक, और इसको कर देंगे 0 से लेकर के t तक। तो बेटा ऑटोमेटिकली यहां से जो t का वैल्यू आएगा बेटा, देखो कितना आएगा, ये जो रूट एक्स है इसका इंटीग्रेशन 1 बाई रूट एक्स का कितना, 2 रूट एक्स, तो ये बन जाएगा 2, ये इंटीग्रेशन बेटा आप कर लेना ना, 2 रूट l बाई जी। समझ गए बात को? तो बेटा दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम दैट विल कम फ्रॉम दिस, यानी कि इसको नीचे से ऊपर जाने तक कितना समय लगेगा, इसको लग जाएगा बेटा 2 बाहर है, ध्यान रखना, रूट l बाई जी, करेक्ट, 2 बाहर है, रूट l बाई जी। अगर कोई बोलता है आधी स्ट्रिंग तक जाने का टाइम, तो l की जगह l बाई 2 डाल देना, उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, क्लियर। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई वेव की स्पीड जब वो एक्स डिस्टेंस पे तब कितना होगा। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि वेव को ऊपर जाने तक का कितना टाइम लगेगा, राइट, या हाफ डिस्टेंस तक जाने का कितना टाइम लगेगा। तो आप सीधे सीधे बेटा ये एक्सप्रेशन याद कर सकते हो। कौन से एक्सप्रेशन बेटा, एक तो ये v इक्वल टू रूट एक्स जी, और दूसरा ये t इक्वल टू 2 रूट l बाई जी, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटा। तो अगर ये चीज समझ आती है तो उसको ध्यान रखना, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, रिपीटेडली इस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आई होप कि ये क्वेश्चन बनेगा तो आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा विद दिस अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं, है ना। ये तो हमने देख लिया कि ट्रांसवर्स वेव की स्पीड कितनी है, बट बेटा कभी कभी आपसे उसकी भी तो पूछेगा कि लॉन्गिट्यूडनल की कितनी होगी, तो मैं वो बताने जा रहा हूं, ठीक है। उसे बताने से पहले एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लो, उसके बाद ही बेटा वीडियो को आगे लेके चलना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा जहां तक लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात है ना, तो हमने देखो फॉर्मुलेज बनाए। लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड चाहिए, किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, ठीक। बेटा दो तरह से, एक बार तो आपको लॉन्ग बार का मतलब क्या हो जाता है बेटा, एक तरीके से रॉड, यानी कि जब भी रॉड में स्पीड चाहिए होगी बेटा, तो फॉर्मूला सीधे सीधे कितना आ जाएगा, रूट y बाय रो, जहां पे y का मतलब क्या है बेटा, y का मतलब है यंग्स मॉडुलस, और रो का मतलब क्या है, डेंसिटी। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वहां क्या था, रूट t बाई म्यू, यहाँ टेंशन की जगह क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस, और यहाँ पर डेंसिटी आ गया यहाँ पे, तो रूट y बाय रो आ गया। और बेटा इसी तरह से अगर रॉड की जगह, रॉड में स्पीड ना पूछ करके किसी फ्लूइड, या मैं और इफेक्टिवली बोलूं किसी मीडियम में पूछा जाता, तो क्या करता। तो बेटा मीडियम के अंदर आप खुद सोचो ना, रॉड 1D है तो यंग्स मॉडुलस, मीडियम 3D है तो क्या आता है, बल्क मॉडुलस। इसीलिए बेटा इसको लिखते हैं बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, यानी कि ये कितना बन जाएगा, रूट के अंदर b बाय रो बन जाएगा। यहाँ पे b क्या है, फिर बता रहा हूं, बल्क मॉडुलस, रो क्या है, डेंसिटी। बेटा यही फॉर्मूला था जो कि स्पीड ऑफ साउंड के लिए यूज किया गया था, एंड इट्स अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बनती है और खूब भर के न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। तो मैं उसी पे स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि बेटा इस पे तो आएगा तो कोई डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, आप वैल्यू पुट करोगे निकाल दोगे। हम इसके बाद जो बात करने जा रहे हैं बेटा, वो किसके लिए बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड की। यानी कि यहां पर बेटा मेरे पास एक साउंड का सोर्स है, साउंड देखो मैंने फिर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, यानी मैं किसकी टर्म में बात कर रहा हूं बेटा, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की टर्म में बात कर रहा हूं, ठीक। क्योंकि साउंड कैसी है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, राइट। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव यहां से यहां जब जाएगी तो बेटा कुछ ना कुछ तो स्पीड एक्वायर करेगी ना, हमें उस स्पीड की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा पहली बात तो साउंड कैसी वेव हो गई, लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल का फॉर्मूला लगाऊंगा, और लॉन्गिट्यूडनल का जो फॉर्मूला था बेटा वो कितना था, वो था रूट b बाय रो, ये फॉर्मूला था। अब हुआ क्या कि बेटा ये जो बल्क मॉड्यूलस है ये तो प्रोसेस पे डिपेंड करता है, तो फिर हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, ठीक। सबसे पहले बेटा न्यूटन आए, न्यूटन वाज अ बिग साइंटिस्ट, है ना, बड़े थे, काफी रिस्पेक्टफुल थे। तो न्यूटन ने ये कहा कि बेटा जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड है ना, एज पर न्यूटन मैं कह रहा हूं, एज पर न्यूटन बेटा जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड है वो न्यूटन ने कहा कि भाई ये तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब जब साउंड प्रोपगेट करता है, चलता है, तो आप क्या कांस्टेंट मानते हो, आप टेम्परेचर कांस्टेंट मानते हो। और ऐसा करने पे बेटा जो बल्क मॉड्यूलस है वो प्रेशर के बराबर आता है, और जो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है वो रूट p बाय रो आता है।
पर इससे बेटा जब वैल्यूज कैलकुलेट कर गई तो वो गलत आ गई, मतलब इसमें कुछ ना कुछ करेक्शन था, ये गड़बड़ था। फिर बेटा अपने पास आए लैपलेस। लैपलेस करके साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा अरे भाई ये आइसोथर्मल नहीं है, ये तो एडियाबैटिक है, साउंड बहुत फास्ट जाता है। तो जो चीज फास्ट होती है वो एक तरीके से बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाती है, हीट एक्सचेंज का मौका ही नहीं मिलता, समझ गए। इसलिए लैपलेस ने कहा कि भाई ये तो हमारे हिसाब से कैसा होना चाहिए, एडियाबैटिक होना चाहिए। एडियाबैटिक होने के लिए बेटा बी कितना बन जाता है, गामा पी। देखो ये यंग्स मॉडुलस नहीं है, ये गामा है। कौन सा वाला गामा है, ये Cp बाय Cv वाला गामा है। तो ये जैसे ही बना बेटा, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला जो बन के आया वो बन गया गामा पी बाय रो। और बेटा ये फॉर्मूला करेक्ट था, समझ गए, फॉर्मूला करेक्ट था। काफी हद तक बेटा इससे जो साउंड की स्पीड आई वो एकदम एक्यूरेट आ गई। अच्छा, इस फॉर्मूले को भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं और वो ज्यादा यूजफुल बन जाता है एज फार एज न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न। तो ये जो P है आपने शायद पढ़ा होगा बेटा, P को आप लिख सकते हो रो आर टी बाय एम नॉट, जहां पर बेटा एम नॉट क्या होता है, एम नॉट होता है बेटा मोलर मास होता है, करेक्ट, मोलर मास। और यहां पर बेटा अगर मैं बात करूं T, तो T अपने पास क्या होता है, टेम्परेचर, R क्या होता है, गैस कॉन्स्टेंट। तो हम चाहें तो बेटा साउंड की स्पीड को जैसे ही P को लिखोगे रो आर टी बाय एम नॉट, रो कट जाएगा और बेटा ये बन जाएगा गामा आर टी बाय एम नॉट, गामा आर टी बाय एम नॉट। जहां गामा क्या है, पॉइजन रेशियो Cp बाय Cv, टी क्या है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, एम नॉट क्या है, मोलर मास हमेशा किलोग्राम्स में। कई बार बच्चे इसमें ग्राम में डाल देते हैं और फिर बोलते हैं सर आंसर मैच नहीं कर रहा, आंसर नहीं मैच कर रहा। ध्यान रखना इस चीज का, करेक्ट। आर का वैल्यू आपको बताया 8.314। तो बेटा विद दिस हम साउंड के फॉर्मूले तक पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे लेंगे साउंड के न्यूमेरिकल्स कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। तो अभी के लिए मेरे कहने पे आप बस ये दिमाग में रखना कि साउंड का जो एक्चुअल फाइनल स्पीड का फॉर्मूला आया है अक्रॉस अ गैस ऑफ मोलर मास एम नॉट एट टेम्परेचर टी इज रूट गामा आर टी बाय एम नॉट। आई होप वी आर डन विद द फॉर्मूला। अब हम चलेंगे बेटा इसके न्यूमेरिकल्स पे। तो बेटा जो सबसे पहला क्वेश्चन हम उठा रहे हैं वो क्वेश्चन ये है कि अगर स्पीड ऑफ साउंड हीलियम गैस में कितनी दे रखी है, 280 मीटर पर सेकेंड, और बेटा वो कितने केल्विन पे दे रखी है, 300 केल्विन पे। और हमें बोला गया है कि भाई फाइंड स्पीड ऑफ द साउंड इन ऑक्सीजन एट द सेम टेम्परेचर, यानी सेम टेम्परेचर पे बेटा अगर ऑक्सीजन गैस में मुझे स्पीड ऑफ साउंड पूछा जाए तो वो कितना निकल के आएगा। मतलब देखो क्वेश्चन इतनी सी बात कह रहा है कि एक गैस यानी हीलियम में 300 केल्विन पे स्पीड दे रखी है, तो आप मेरे को सेम टेम्परेचर पे किसी दूसरी गैस मतलब एग्जांपल ऑक्सीजन में बता दो कि कितना स्पीड होगा। ठीक, आराम से समझने की कोशिश करना बेटा। हमें इतना पता है कि भाई स्पीड ऑफ साउंड की अगर मैं बात करूं तो जो फॉर्मूला मेरे पास है बेटा, जो मुझे याद है, दैट इज रूट गामा आर टी बाय एम नॉट। आप खुद बोल चुके हो कि R कांस्टेंट है, आपने खुद ने बोल दिया कि भाई सेम टेम्परेचर है, यानी R और T तो कांस्टेंट हो गया, यानी जो Vs है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, गामा और M पे। मतलब बेटा मैं ये कह सकता हूं कि स्पीड इन ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्पीड इन हीलियम किसके बराबर होगी बेटा, रूट के अंदर आराम से समझना, गामा ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय M ऑक्सीजन इंटू M हीलियम डिवाइडेड बाय बेटा गामा हीलियम। देखो अभी तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान स्टेप लिखा है, बोले हाँ सर बिल्कुल आसान है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक, आराम से समझना। V ऑफ O2 हमें निकालना है बेटा, ठीक। V ऑफ हीलियम को इधर लेके जाते हैं, वो कितनी दे रखी है, 280, लिख देते हैं 280, ठीक। इसके बाद बेटा आगे अगर देखेंगे तो जो गामा है, ऑक्सीजन क्या है, एक डायएटॉमिक गैस है बेटा। डायएटॉमिक गैस की अगर बात करें तो उसका गामा कितना होता है, याद करो, अपने दिमाग में जोड़ डालो, थर्मोडाइनमिक्स से पढ़ा हुआ आपने, कितना होता है, 7/5 होता है, बिल्कुल ठीक। यानी कि यहां पे बेटा गामा का वैल्यू कितना हुआ, 7/5। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन रट्टा पड़ा होगा आपको, तो 16 दूना कितना, 32, तो यानी इंटू कितना कर दूं, 32। जहां तक बेटा हीलियम के मोलर मास की बात करें, हीलियम का मोलर मास कितना निकल के आता है, 4, करेक्ट बेटा। और बात करें हीलियम की तो ये कैसा है, मोनो एटॉमिक। बेटा मोनो एटॉमिक है कि नहीं है, बोले बिल्कुल है सर। तो अगर मोनो एटॉमिक है तो बेटा मोनो एटॉमिक का कितना होता है गामा, 5/3, तो इंटू 5/3। आई होप बेटा बाकी की कैलकुलेशंस आप अपने लेवल पे कर सकते हो। तो यहां से हमको क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन निकल के आ जाएगा।
तो बेटा इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एक गैस में स्पीड ऑफ साउंड देगा, दूसरी गैस में पूछेगा सेम टेम्परेचर या अलग टेम्परेचर। अभी मान लो ये बोलता कि नहीं 300 की जगह 600 पे बताओ, तो यहां पे मैं टी को भी डाल देता, ऊपर 300 लिख देता, नीचे 600 लिख देता, उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर, करेक्ट, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ गैस रिलेटेड टू स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर बेटा? बोले ठीक है सर क्लियर हो गया। एक दो एग्जांपल और ले लो। तो मैं अब एक एग्जांपल और लेने जा रहा हूं, सिर्फ आपके लिए। पहले कोशिश करना कि उसे ट्राई कर लो खुद से, फिर बेटा आगे देखना वीडियो को, ठीक है। तो देखो जहां तक बेटा हम बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम गैस, फिर से 300 केल्विन पे और फिर से कितना है 280, पहले वाला डेटा है। अब मुझे बताना है बेटा स्पीड ऑफ साउंड किसमें, मुझे बताना है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन, यानी अब की बार मिक्सचर ऑफ गैस दे दिया। बोले तो क्या, कुछ नहीं तो क्या, हम लोग फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर से मैं चाहूं तो सीधे सीधे लिख सकता हूं V मिक्सचर डिवाइडेड बाय V हीलियम इक्वल टू रूट के अंदर बेटा देखो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा अब की बार गामा मिक्सचर डिवाइडेड बाय M मिक्सचर इनटू M हीलियम डिवाइडेड बाय गामा हीलियम। कुल मिला के बेटा सब कुछ पहले वाला है। गामा हीलियम फिर से कितना 4, गामा हीलियम पता है मोनोएटॉमिक 5/3। अब की बार बस ये मिक्सचर आ गया, ठीक। जैसे ही वैल्यू रखूंगा बेटा यहां से V मिक्सचर का फॉर्मूला निकल जाएगा, V मिक्सचर की वैल्यू निकल जाएगी, बोले हाँ निकल जाएगी। तो आप फिर बोलोगे कि सर लेकिन गामा मिक्सचर और M मिक्सचर कैसे निकालेंगे, हाँ यहां बात बनती है। तो बेटा इसको करने के लिए मैं आपको ना एक बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको आप यूज कर सकते हो। एक्चुअल में ये फॉर्मूले कहां के हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स के हैं, वहां पे आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। तो उन्हीं फॉर्मूलेस को मैं यहां यूज करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। गामा मिक्सचर के लिए लिखोगे N1 by N2 गामा मिक्सचर -1 इक्वल टू N1 बाय गामा 1 -1 प्लस ये 1 है बेटा N2 बाय गामा 2 -1। अब आप बोलोगे सर ये N1 N2 गामा 1/2 ये क्या वाला है बेटा, N1 N2 का मतलब होता है जिन दो गैसेस का मिक्सचर कर रहे हो उनके नंबर ऑफ मोल्स। अरे ये तो बहुत आसान है, आप ही ने तो बोला इक्विमोलर मतलब दोनों के मोल्स क्या है सेम, मतलब N1 भी N और N2 भी N। बोले ठीक है सर अब आसान हो गया थोड़ा सा। अब आप बोलोगे सर गामा 1 गामा 2, अरे आप देखो किन दो गैसेस को मिक्स कर रहे हो, एक ऑक्सीजन को और एक हीलियम को, ऐसे ही कर रहे हैं ना, हाँ ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन कैसा है डायटोमिक, तो डायटोमिक है तो इसका मतलब गामा 2 कितना हो जाएगा 7/5। उसके अलावा ऑक्सीजन के अलावा अपन हीलियम की बात करें मोनोएटॉमिक, तो एक क्या हो जाएगा 5/3। तो एक को 5/3, एक को 7/5, N1 N2 को N और N, आपको क्या आ जाएगा बेटा गामा मिक्सचर आ जाएगा, गामा मिक्सचर, ठीक बेटा। इसी तरह से M मिक्सचर का भी फॉर्मूला लिखवा देता हूं, ये तो आपने केमिस्ट्री में भी खूब पढ़ा होगा, N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, करेक्ट बेटा। तो ये दो फॉर्मूलेज यूज करके बेटा आप गामा मिक्सचर और एम मिक्सचर निकालोगे, फिर इनको जैसे ही यहां सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा आपको क्या निकल के आ जाएगा, आपको स्पीड ऑफ साउंड इन मिक्सचर ऑफ गैस निकल के आ जाएगा। समझे मेरी बात को? तो दिस इज हाउ स्पीड ऑफ साउंड कैन बी कैलकुलेटेड, राइट, इन डिफरेंट गैसेस, मे बी इंडिविजुअल गैसेस, मे बी मिक्सचर में भी निकाली जा सकती है और गैसेस में भी निकाली जा सकती है, ठीक है बेटा। मैं एक काम करता हूं है ना, स्पीड ऑफ साउंड की एक दो छोटी मोटी चीजें और बताता हूं है ना, वो भी सुन लेना ताकि इसी में कवर हो जाए। काम की चीजें ध्यान से सुनना। तो देखो बेटा स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड एक चीज है ना, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट ये तो ये बेटा कि ना जो स्पीड ऑफ साउंड है ना वो प्योरली डिपेंड करती है रूट ऑफ टेम्परेचर पे, ठीक। अगर मोलर मास आपने फिक्स कर रखा है, अब रूट ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो इसका मतलब अगर कभी परसेंटेज चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड पूछ ले आपसे, तो डेल्टा Vs बाई Vs इंटू 100 को आप लिखना बेटा 1/2 डेल्टा T बाई T इंटू 100। ये हो गया बेटा एक तरह का क्वेश्चन। आपको बोलेगा कि 300 केल्विन पे 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बताओ स्पीड ऑफ साउंड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। कुछ नहीं, डेल्टा टी की जगह क्या डाल दोगे 2। टेम्परेचर चेंज डिग्री में हो या केल्विन कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। यहां क्या डाल दोगे 300 केल्विन, यूल गेट द आंसर। समझ गए? इस तरह से पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल देखो कैसे बोलेगा। दूसरे सवाल में आपको बोलेगा कि भाई सर एक काम करो, ये बताओ कि अगर बारिश हो गई, यानी रेन समझते हो ना, बारिश जो कम होती है ना राजस्थान में, वही
तो बारिश की अगर बात करें रेन, तो बेटा रेन अगर हो गई तो बोलेगा स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा कि कम होगा? आपको साउंड ज्यादा क्लियर सुनाई देगा कि कम क्लियर सुनाई देगा? आप बोलोगे कि भाई रेन का मतलब जो मोलर मास होना चाहिए मिक्सचर का या एयर का, उस पे इंपैक्ट आएगा, क्योंकि अब तो रेन के अंदर मॉइस्चर है। रेन क्या मतलब? एयर में मॉइस्चर है। बेटा एयर में मॉइस्चर से मोलर मास घटता है। जनरली हमारे दिमाग में होता है कि मॉइस्ट एयर मतलब हैवी ना। बेटा एयर के अंदर नाइट्रोजन होती है, जो ज्यादातर मेजर पार्ट नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर ऐसे होता है। जबकि जैसे ही वाटर डालोगे उसमें हाइड्रोजन भी आ जाएगा, H2O, करेक्ट। इस वजह से मोलर मास क्या होता है? घट जाता है। तो आप खुद सोचो, जो फॉर्मूला था रूट गामा आर टी बाय एम नॉट, एम नॉट क्या है? मोलर मास। मोलर मास क्या हो गया? घट गया। क्या बोला मैंने? मिक्सचर का जो मोलर मास होता है बेटा, मोलर मास घट जाता है तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है। मतलब बारिश में आपको आवाजें ज्यादा क्लियर सुनाई देती है। समझ गए बात को? बिल्कुल समझ गए सर। अब आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गए दो तरह के क्वेश्चंस, करेक्ट। इसके अलावा बेटा कभी कभी ये भी पूछता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पीड ऑफ साउंड का क्या होगा? 100% बढ़ेगा, क्योंकि रूट टी पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर घटाने पे क्या होगा? 100% घटेगा। कभी कभी बोलता है, आराम से सुनना तरीके से, कभी कभी बोलता है कि प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा? तो बच्चे टपाक से आंसर देते हैं सर बढ़ जाएगा। आप बोलोगे सर क्यों आंसर देते हैं? क्योंकि फॉर्मूला उन्होंने पढ़ रखा होता है ना, गामा पी बाय रो, तो उनको तो यही दिखता है कि पी 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 ऊपर प्रेशर दिख रहा है, उनको ये नहीं दिख रहा है कि नीचे डेंसिटी भी लिखा हुआ है। तो जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाने का मतलब वॉल्यूम कम, डेंसिटी भी बढ़ रहा है, ऊपर वाला भी बढ़ रहा है, नीचे वाला भी बढ़ रहा है, आप कमेंट नहीं कर सकते। तो यानी कि जब प्रेशर बदलेगा तो यू कैन नॉट कमेंट। अगर बोला प्रेशर बढ़ेगा, भाई हमें नहीं पता स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वी कैन नॉट कमेंट। हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो 100% बढ़ेगा, क्योंकि रूट गामा आर टी बाय एम नॉट में खाली टी वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट। समझ गए? तो इस तरह से फंसाया जाता है। बोलेगा प्रेशर बढ़ने पे बढ़ेगा, बोलेंगे नहीं पता। टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ेगा, बिल्कुल 100% बढ़ेगा। कोई दिक्कत बेटा? तो इस तरह से बेटा आपको स्पीड ऑफ साउंड रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। Do you get my point? And बेटा this is I think all I have in part 1. ठीक है, अब मैं इसके बाद बेटा अगले पार्ट के अंदर लेके आऊंगा पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर, जिसके अंदर मैं बात करूंगा बेटा ट्रैवलिंग वेव की, उसकी इक्वेशन की, उस पे बनने वाले न्यूमेरिकल्स की। ठीक, फिर उसके अलावा बेटा देखेंगे कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है, और फिर उसके अगले पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस वगैरह के साथ। ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल तो एक बार नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लो। फिर ये जो स्पीड वाला पार्ट है ना, जो अभी तक पढ़ा है, उस वाले पार्ट के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगते हैं वो सारे ट्राई कर लेना। फिर मुझे बताना बेटा कमेंट बॉक्स में कि बनते हैं कि नहीं बनते, कि क्या है कि क्या नहीं। इफ यू फील कि दिस लेक्चर इज गुड, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पुट अ थम्स अप, लाइक कर सकते हो बेटा, है ना। अगर अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ देना। डिसलाइक भी कर सकते हो, अच्छा नहीं लगे तो, आपका मैंने, है ना। बाकी मेहनत बेटा हम बहुत कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। इनफैक्ट हर वीडियो में काफी मेहनत कर रहे हैं, बहुत चैलेंजेस के साथ वीडियोस को बना रहे हैं, बिकॉज यू नो, है ना, इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी, राइट। बट अगर ये किसी भी तरह से आपके काम आएगा तो आई थिंक इट विल बी सक्सेसफुल, इट विल बी गुड एंड विल बी हैप्पी, right? So with this I would wish you all the best. अच्छे से पढ़ो बेटा, जान लगा के पढ़ो, and we'll meet again in the next part of this chapter. Thank you so much. Bye bye.